और फिलहाल सीधे चलते हैं राजधानी के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर, जहां पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश में पेट्रोलियम सेक्टर में हुए कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे। The sector much more dynamic and much more open. Welcome to the talkathon, Mr. Pradhan. Thank you very much for agreeing to take questions. May I start off this program with a brief observation from you on what you think has been the broad initiative in this sector under your supervision? पिछले 21 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की जिम्मेवारी संभाले, उन्होंने उस समय की जो देश की माहौल था, देश में जिस प्रकार की एक वातावरण थी, एक अविश्वास की वातावरण थी, एक ट्रस्ट डेफिसिटी एकदम एक हाईएस्ट पॉइंट पे था। विरासत में सब हमको मिला। उस समय में हमारे सामने चुनौती थी, देश के सामने एक पारदर्शी तरीके से एक नई पहल किया जाए, नई इनिशिएटिव लिया जाए, जिसमें ग्राहकों की हितों को ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले उसको ही महत्व दिया जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे ही एक कमोडिटी के साथ डील हम लोग करते हैं, जिसकी सीधा इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ, लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ जुड़ी रहती है। वो चुनौती भी सामने था। देश में हम लोग आजकल 75% से 80% तक हमको अपने आवश्यकताओं को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये भी एक चुनौती है और एक निवेशकों के अंदर एक उत्साह भी लाया जाए, एक हाइब्रेशन भी लाया जाए, सब चुनौती थी। और पिछले दिनों में हम लोगों ने जब कार्यभार संभाला, जब प्रधानमंत्री उसको एक लोगों के अंदर एक विश्वास जन्माने के लिए एक विषय कहा था, अगर मैं लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ प्राप्त होगी तो मैं देश की काम करते हुए एक पॉलिसी लाऊंगा। कि उस पॉलिसी का नाम उन्होंने ये लाया कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार के लिए नहीं होगी, देश की जनता की सेवा के लिए होगी। पिछले 21 महीने में हम लोगों ने इसको एक स्लोगान नहीं माना, उसको एक दिस मिनिमम government maximum governance is not a mere slogan for all of us. We are committed, we are very clear, we are very focused what should be our roadmap. On this basic philosophy, on this basic principle, we little bit tried to do something, and I am confident, I am very enthusiastic about the reaction from the market. This kind of reform what we have pursue for since last 21 months. In last 21 months, we took 29 major cabinet decision. ग्राहकों की हितों में लिया, निवेशकों को एक उत्साह बढ़ाने के लिए लिया, विश्वस्तरीय पारदर्शी स्टैंडर्ड हमने तय किया। आज सारे बाजार के अंदर पेट्रोलियम सेक्टर को एक नई दृष्टि से लोग दिख रहे हैं और मैं मानता हूं हम देश की सामान्य जन की जीवन में कुछ फर्क ले आ पाए, उस दिशा में हमने एक छोटी सी कदम उठाई है। Thank you. What the minister said is the reforms are for maximum governance and minimum government, keeping in mind the interest of consumers and the investors and the market in its totality. We have quite a few questions. Our netizens have already been bombarding the talkathon. Ask on Petro reforms hashtag. And let us start this session with a few questions, with your permission, Mr. Minister. And the first question that comes on the screen is that please elaborate on the Prime Minister Ujjwala Yojana and how it will be going to be changing the plight of women belonging to the poorest of households. जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के आशीर्वाद हासिल करने के बाद पार्लियामेंट पहुंचे, उनकी पहला भाषण में उन्होंने कहा था, मेरे सरकार देश की महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी। हम लोगों ने समीक्षा करके देखा कि हर एक साल भारत में 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं की जान चली जाती है घरेलू प्रदूषण के कारण। वित्त मंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम के बारे में आर्थिक प्रबंधन करते हुए बजट में ये कहा, 1 घंटे की धुएं के को अगर हम कंपैरिजन करें, घरेलू धुएं को हम कंपैरिजन करें, 400 सिगरेट की बराबर होती है। इतनी पॉल्यूशन हमारी देश की गरीब महिला, उनकी बच्चे, उसके ऊपर हेल्थ एक्सपेंडिचर,
उसके कारण परिवेश में इतनी बड़ी हानि, ये सब गड़बड़ियां आज भी है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने कई सालों के बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जिसको कहा जाता है, हम सामान्य लोगों की सेवा में कैसे आए, इसीलिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिस योजना के तहत आने वाले 3 साल में भारत की 5 करोड़ गरीब घरों में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, बिना मूल्य की एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार की एक सबसे बड़ा सोशल सेक्टर इंटरवेंशन होगी। मैं नहीं मानता हूं कि निकट में इस प्रकार की कार्यक्रम कभी इस विभाग ने लिया था। उसके साथ और एक महत्वपूर्ण पहलू जुड़ी हुई है, ये सारा कनेक्शन उस गरीब महिलाओं के नाम पे रहेगी। वुमेन एम्पावरमेंट की इससे बड़ी कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। दिक्कत कहां आती है? कई प्रकार के सर्वे हम लोगों ने किया, कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुई, कई एक्सपर्ट से हम बात किया, महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में, ग्रामीण अर्थनीति के बारे में काम करने वाले लोगों के साथ हमने सलाह किया। उसकी जो इनिशियल कॉस्ट के खर्चे हैं, कहीं कहीं राज्यों की टिकस के हिसाब से, टैक्स की पैटर्न के हिसाब से 2100 रुपया लगती है एक नया कनेक्शन के लिए, सिलेंडर, रेगुलेटर, होस पाइप और उसके लिए जो किताब तथा अन्य अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, इंस्पेक्शन के लिए खर्चे, उसके अलावा चूल्हा, फिर उसके साथ पहली बार की रिफिल, इन तीनों को हम मिलाए तो ये जो कहीं कहीं 3400 से 4-5 हजार तक पहुंचती है चूल्हे की क्वालिटी को लेते हुए। गरीब आदमी उसको ले ही नहीं सकता है, ना कभी उनके पास 3000 रुपया होगा, ना कभी 5000 रुपया होगा, इसलिए वो अपना लेना ही उनके लिए दुर्लभ व्यापार था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने शासन की ओर से, आखिर अगर हम कहते हैं ये एक वेलफेयर स्टेट है, हमने टारगेट किया, हमने सब्सिडाइज सिलेंडर को आगे भी मिलेगा, लेकिन जो पहला कनेक्शन की जो उसकी अपफ्रंट खर्चा है उसको सरकार ने, एक तो सिलेंडर का खर्चा, पहला कनेक्शन का खर्चा मुफ्त करेंगे, चूल्हा और पहली बार की रिफिल, इसको हम, इसकी जो खर्चा पहले होती थी 3000 रुपया, 2500 रुपया, इसको हमने एक मैकेनिज्म खड़ा करके चूल्हा उत्पादनकारी, स्टोव उत्पादनकारी कंपनियों से बातचीत किया। ये सारे करते उसको हमने अभी स्टील की जो भाव गिरा है उसका भी थोड़ा हमको फायदा मिला, हमने उसको 1500 तक सीमित किया रिफिलिंग के साथ। इसको भी हमने ईएमआई रूट जोड़ा है, हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से बातचीत किया है, वो एक कॉर्पस फंड रखेंगे, उसमें जो ईएमआई रूट में लोन देंगे, महीने में 100 रुपया देके ग्राहक 15 महीने के अंदर अपना उस खर्चे को पूरा कर सकता है। और अगर मैं महीने 100 रुपया महीने में हिसाब करूं, उसको रोज अगर वो 3.5 रुपया रोज उस चूल्हे पे खर्चा करता है, संचय करता है, उसके हाथ में सरकार कुछ मुफ्त में देगी, वो कुछ वो ईएमआई में लेगा, उसको एक प्रकार से बिना मूल्य की या रोज 3.5 रुपया 4 रुपया खर्चा करके उसके घर में एलपीजी आ जाएगी। और इसके कारण हम आने वाले 3 साल में बीपीएल कैटेगरी में 5 करोड़ महिलाओं की नाम पे कनेक्शन देंगे। बजट में इसके लिए इस बार 2000 करोड़ रुपया और 3 साल के लिए 8000 करोड़ रुपया की व्यवस्था कैबिनेट ने निर्णय किया है। That was the question from Arun K. Mohan, and what it really meant is that 50 million households in a country of 250 million households will actually get the benefit from this new scheme of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Let me go on, the Minister, to the next question coming from Kavita, and she's asking, is the new oil exploration policy is a true market-based reform? Looks like a question from an economist. मैं इस जो क्वेश्चन के पीछे मूल जो फीलिंग है उसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर मैं भारत की तेल उत्पादन की इतिहास को और तेल की कारोबार के इतिहास को थोड़ा उसको प्राइमरीली 2 भागों में बांटता हूं। एक जमाना था आज़ादी के बाद, जितने सारे ऑयल फील्ड थे ये सब नॉमिनेशन रूट पे भारत की जो सरकारी उद्योग थे, ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया हो, इस प्रकार की कंपनियों के हाथ में थी। ऐसे तो अभी हमारी आवश्यकता, जैसे हमारी विकास की दर बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। अभी 75-77% हम अपना आवश्यकता बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो है हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी पर्याप्त नहीं है।
इसीलिए ये जो इतिहास को अगर हम देखें, एक समय नॉमिनेशन था, फिर 90s के अनुवाद इसमें प्री नेल और नेल पाया, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आया, और इसके एक 25 साल की भी इतिहास हुई। इस 25 साल के इतिहास को अगर हम समीक्षा करते हैं, ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक होती है, क्या सच में रिफॉर्म है? क्योंकि नॉमिनेशन फेज की जो अनुभव रहा और नेल पर प्री नेल की समय की जो अनुभव रहा, इसमें तेल उत्पादन जो बढ़नी चाहिए थी, जो कल्पना थी, जो तेल की एक प्रारंभिक उपलब्धता इस देश में है, ये माना जाता है, ये उत्पादन नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोगों ने कई प्रकार की जो अनुभव रहा है, जो प्रक्रिया में अभी तेल उत्पादन हो रहा है, नॉमिनेशन हो या नेल प्राउंड हो या प्री नेल प्राउंड हो, उसमें कई सारे अच्छाइयां हैं। आपने एक बड़ा अच्छा एक प्रपोजल इसमें पॉलिसी में है कि प्रोडक्शन शेयरिंग से आप रेवेन्यू शेयरिंग में जा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जो नेल में प्रोडक्शन शेयरिंग की मॉडल था, उसमें यह मूल एक विषय था, किसी को अगर तेल की एक कुआं मिलती है, कोई तेल ऑयल की फील्ड मिलती है, उसमें एक्सप्लोरेशन वो अपने खर्चे में करेगा, डेवलपमेंट भी अपने खर्चे में करेगा। डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन की खर्चा अगर वो कमर्शियल सक्सेस उसको होती है, पहले उसको उठाएगा, उसके बाद सरकार के साथ वो भागीदारी करेगा। इस प्रक्रिया में कई प्रकार की विसंगतियां थी, जिसके कारण सीएजी जैसे संस्था उस पर आपत्ति किया, वाद विवाद हुआ। निजी उद्योग इस क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, सरकारी उद्योग भी जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे, उसकी सरकार के साथ उलझन हुई। इसलिए सरकार ने अपने अनुभव से, पुराने जो एक्सपर्ट कमेटी से बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन से कोर्ट और सीएजी जैसे संस्थाओं की निर्देश को संज्ञान में लेते हुए यह तय किया कि सरकार कम हस्तक्षेप करे। सरकार यह शर्त रखे, कौन सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरे को देगा, कौन सबसे ज्यादा राजस्व मेरे को देगा, वो उसकी डे टू डे व्यापार में मैं हस्तक्षेप ना करूं, सरकार के हस्तक्षेप घटे। रिस्क कंपनी तब भी उठाती थी, अभी भी उठाएगी। सरकार अपने हितों को सुरक्षा करते हुए एक सिंप्लीफाई मॉडल लाया, कम हस्तक्षेप वाला मॉडल लाया, जिसमें उत्पादकों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगी और उत्पादक कहेगा कि मेरे को सरकार की इंटरफेरेंस घट गया, इसलिए मैं इतना पैसा दूंगा और मैं सरकार के साथ व्यवसाय करूंगा। ये सैद्धांतिक फर्क हमने पीएससी और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में लाने के लिए कोशिश किया है। There is this view, some experts have pointed out that in a revenue sharing model, what you constitute revenue will be a debating point. As we have seen in the other sectors like airports, the defining what is the revenue has often been a debating point. In telecoms, what is your revenue? And companies in this sector have often questioned that something that should not be part of revenue is being made part of revenue. So is this new policy making a clear delineation of what will be constituted revenue and what will be not constituted revenue? देखिए, इसकी रेवेन्यू उसकी लाभांश को हमने माना, रेवेन्यू को उसको हमने लाभांश को माना। आपको तय करना है, ये डाटा है, हमने ओपन एक्रेज पॉलिसी लाया। That's right. दिस इज माई डाटा, यू गो टू द डाटा रूम, टेक एनालाइज योर डाटा, आप उसमें से आप एक एक्रेज आप खुद निकालो, आप बीड करो, यूनिफॉर्म सिंगल लाइसेंसिंग मॉडल के साथ बीड करो, ये सारा रिस्क फैक्टर आप तय करो। That's right. रेवेन्यू शेयरिंग, और इसमें से हमने ये जो आपने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, हमने अपने ऊपर नहीं छोड़ा, हमने कंपनी को कहा है, जो स्टेक होल्डर उसको कहा है, ये उसकी रिजर्व कैपेसिटी है, इसकी रिसोर्स क्वांटम है, इस रिसोर्स इस रिजर्व को मोनेटाइज करने में कितना खर्चा होगी ये आप तय करो, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाओगे आप तय करो। उसमें से प्रोग्रेसिव तरीके से, ये कोई रेवेन्यू स्टैटिक नहीं है, एक बार कोई फिक्स अमाउंट, हमारी जो बिडिंग ग्राउंड होगी उसमें से ये कहा जाएगा, डिफरेंट सिचुएशंस दिया जाएगा। ऑयल प्राइस अगर आपकी इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो आप क्या दोगे, शेयर करोगे, इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो आप क्या तय कर दोगे, शेयर करोगे सरकार के साथ। ये प्रोग्रेसिव होगी और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसी को दिया जाएगा। Correct. इसमें कोई हम एक फार्मूला लेके आए हैं, हम कोई फिक्स अमाउंट में, कोई एक फिक्स पॉइंट पे हमने अटकना उचित नहीं माना। लास्ट थर्सडे को ये पॉलिसी आई थी आपकी, इसी बीच में आप इस इंडस्ट्री का रिस्पांस मिलने में कैसा लग रहा है कि इंडस्ट्री को आर दे ओपन टू इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द प्रिलिमिनरी रिस्पांस फ्रॉम इंडस्ट्री? देखिए, मैं देश के अंदर जितना सारा
अखबारों के माध्यम से जो रिएक्शंस मैंने देखा और अंतर्जातिक स्तर पे जो मैंने रिएक्शन देखे, हाँ ये एक दो विषय चुनौती है कि अभी विश्व स्तर में ऑयल की ईएनपी सेक्टर सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन पे है। उत्पादन के बारे में एक सब लोगों की स्थिरता है, लेकिन ये ज़्यादा समय रहेगा नहीं। धीरे धीरे स्पेयर कैपेसिटी विश्व की खत्म होते जाएगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी जब होगी, रिक्वायरमेंट जब मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अब स्वाभाविक रूप में वो फिर अपने आप में प्राइस अप्रिसिएशन हो जाएगी, निवेश बढ़ेगी। लेकिन ये सारे चुनौती के बावजूद मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत उत्साही हूँ। इस प्रकार की रिफॉर्म को विश्व स्तर की व्यवसाय ने स्वीकृति दिया है और अपनाया है। Okay. Now, ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राजधानी के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर से पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ टॉकथॉन, जहां वे पेट्रोल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे।